चलिए बच्चों, मध्य प्रदेश लाइनमैन की तैयारी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है लेंज का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फैराडे का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर डैश डैश को डैश डैश में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आपका जो डीसी जनरेटर होता है ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। डीसी जनरेटर का योग बना होता है। ठीक है, योग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, नन मतलब कोई जो योग होता है बेटा वो बना होता है कास्ट आयरन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर को कहा जाता है रोटेटिंग एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर। तो डीसी जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटिंग एम्पलीफायर। डीसी जनरेटर का आर्मेचर बना होता है कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो आर्मेचर जो होता है बच्चों वो बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में पोल शू बना होता है कास्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। जो पोल शू होता है ये क्या होता है? आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर बना होता है कास्ट आयरन का, हाइड्रो कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो कम्यूटेटर जो बना होता है ये आपका हाइड्रो कॉपर का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर को कहा जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, कन्वर्टर। तो आपको कम्यूटेटर कहते हैं हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल रेक्टिफायर। कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर का कार्य है। कम्यूटेटर का डीसी जनरेटर में क्या कार्य है? ठीक है, डीसी को एसी बदलना, एसी को डीसी बदलना, एसी को एसी बदलना और नन। ठीक है, तो जो आपका कम्यूटेटर होता है, ठीक है, ये क्या करता है? डीसी को एसी बदलता है। डीसी जनरेटर में एसी को डीसी बदलता है। किसमें? एसी को डीसी बदलता है और मोटर में डीसी को एसी बदलता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर के प्रकार होते हैं शंट, सीरीज, कंपाउंड, ऑल। तो डीसी जनरेटर के आपके तीनों प्रकार होते हैं, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। डीसी जनरेटर में ईएमएफ प्रेरित होता है आर्मेचर में, कोर में, कम्यूटेटर में। तो बच्चों आर्मेचर जो होता है प्रेरित आपका कहाँ होता है? ये आपका जो ईएमएफ होता है वो कहाँ होता है? आर्मेचर में होता है। ठीक है, ईएमएफ की प्रवृत्ति होती है, मतलब ईएमएफ किस प्रकार का होता है? एसी होता है, डीसी होता है, एसी और डीसी नन। तो ईएमएफ हमेशा क्या होता है? एसी होता है। ठीक है, कम्यूटेटर में किस विद्युत रोधी सामग्री का प्रयोग होता है? अभ्रक का, पेपर का, वार्निश का, कार्बन का। तो कम्यूटेटर में हम लोग सेगमेंट्स के बीच में अभ्रक का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं माइका। निम्न में से डीसी मशीन का भाग नहीं है? आर्मेचर, स्लिप रिंग, फील्ड वाइंडिंग, नन। तो जो स्लिप रिंग है ये डीसी मशीन का भाग नहीं होता है। इसमें क्या होता है? आपका कम्यूटेटर यूज होता है। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग कहाँ रखी जाती है? रोटर पर, एंड प्लेट पर, कम्यूटेटर पर, स्टेटर पर। तो डीसी मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? स्टेटर पे रखी जाती है। और अगर एसी मशीन की बात करें तो वहाँ पे रोटर पे रखी जाएगी। ठीक है, डीसी मशीन में ब्रश बना होता है कॉपर का, कार्बन का, एल्युमिनियम का, नन का। देखिए बना तो आपका कॉपर का भी होता है, कार्बन का भी होता है, लेकिन इसमें हम लोग प्योरिटी किसको देंगे? कार्बन का। ठीक है, ईएमएफ का सूत्र होता है Eg = 60A/5ZNP, Eg = 5ZNP/60A, Eg = NP/60A नन। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। डीसी मशीनों में आर्मेचर लैमिनेशन की मोटाई होती है
5 mm होती है, 0.5 mm होती है, 0.05 mm होती है, 0.005 mm होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 0.5 mm होती है। डीसी मशीन में कौन सी हानियाँ स्थिर होती है? कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, विंडल लॉसेस। तो डीसी मशीन में जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स होती है, और जो फिक्स नहीं होती वो क्या होती है? कॉपर लॉसेस होती है। डीसी जनरेटर में कॉमर्शियल इफिशिएंसी है, ठीक है, ईजी आई ए बाई बी एच पी इंटू 735, वी एल आई एल अपॉन आई ए ई जी ए, और वी एल इक्वल टू बी एच पी इंटू 735.5 इंटू नन। देखिए जो आपकी कॉमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर आपका ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्शियल एफिशिएंसी जो होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का मल्टीपल होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है, और इन दोनों का मल्टीपल क्या है? आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका कॉमर्शियल एफिशिएंसी हो गई। डीसी जनरेटर की दक्षता होती है 90 से 92%, 98%, 100% नन। और तो जो डीसी जनरेटर होता है इसकी एफिशिएंसी 90 से 92% होती है। भंवर धारा हानियाँ है के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, के एम बी मैक्स स्क्वायर एफ टी स्क्वायर वी। और तो बच्चों ये आपकी क्या है? ये आपकी भंवर धारा हानियाँ है, और ये आपकी क्या है? क्षैतिज हानियाँ है, ठीक है। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोर को लेमिनेट करते हैं। कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग होता है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, एयर गैप को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग और इंटरपोज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन। आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है 1000 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 ओम होता है, 1 ओम होता है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान हम लोग कम रखते हैं, क्यों? जिससे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो बच्चों? कम हो, ठीक है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम, ठीक है। 100 ओम हम लोग फील्ड रेजिस्टेंस का रखते हैं, ठीक है। सन रेजिस्टेंस का मान होता है, ये पूछ लिया, देखिए 1000 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 1 ओम। तो बच्चों जो सन रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 100 ओम होती है, ठीक है। आर्मेचर कोर को लैमिनेट करने के कारण वजन में कमी लाना, मूल में कमी लाना, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। तो देखिए एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के श्रृंखला में, आर्मेचर के समांतर में, लोड सीरीज में, नन। तो देखिए मैंने आपको बताया इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। इसको हमेशा आर्मेचर के सीरीज़ में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है? शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर। देखिए अगर समांतर में जुड़ा होगा तो शंट जनरेटर कहलाएगा, अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो सीरीज जनरेटर कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? शंट जनरेटर। आर्क वेल्डिंग में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, कॉम्युलेटिव जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, शंट जनरेटर का। देखिए शंट जनरेटर से तो हम लोग क्या करते हैं? शंट जनरेटर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। सीरीज जनरेटर का प्रयोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर का प्रयोग करते हैं। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लिफ्ट में करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम लोग किस में करते हैं? आर्क वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है? लैप बाइंडिंग होती है, ठीक है। बूस्टर के रूप में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? सीरीज का, शंट का, कंपाउंड का, नन। तो मैंने आपको बताया बूस्टर के रूप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सीरीज का, ठीक है।
बैटरी चार्जिंग में किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? सीरीज़ का, शंट का, कंपाउंड का? तो बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल में संबंध है। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, थीटा मैकेनिकल इक्वल टू P/2 थीटा इलेक्ट्रिकल, थीटा मैकेनिकल अपॉन थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2/P इंटू EP। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेव बाइंडिंग EMF और लैब बाइंडिंग EMF में क्या रिलेशन है? EV इक्वल टू P/2 इंटू EP, EP इक्वल टू P/2 इंटू EV, EV इक्वल टू EP। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं लेस वोल्टेज हाई करंट, हाई करंट हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज लो करंट, नन। तो देखिए जहाँ पर हमको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे वोल्टेज हमको ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम लोग वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ हमको अधिक करंट चाहिए वहाँ पे लैब बाइंडिंग। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाई वोल्टेज लो करंट। लैब बाइंडिंग का प्रयोग लो वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई करंट लो वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? हाई करंट लो वोल्टेज। देखिए एक आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है। अब ये पूछा कौन सा जनरेटर है? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, कॉम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, कॉम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। देखिए ये आपका तो क्या होगा? लॉन्ग शंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट जा रहा है, तो डिफरेंशियल हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। देखिए एक फिगर दे दिया गया। अब ये पूछा कौन सा जनरेटर है? ये आपका आर्मेचर फील्ड हो गई, इसके समांतर में फील्ड वाइंडिंग जुड़ी है, तो कौन सा जनरेटर हो जाएगा? ये आपका शंट जनरेटर हो जाएगा। और जो शंट जनरेटर होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? सबसे अच्छा होता है, ये भी पूछा जाता है। ADC में उत्पन्न EMF शून्य है तब अवशिष्ट चुंबकत्व तो होगा, शून्य होगा, कम होगा, उच्च होगा, नन। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का कुछ मान होना चाहिए, ठीक। दो जनरेटर को समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए किस जनरेटर का चयन किया जाता है? सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप पूर्ति हेतु किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? सीरीज जनरेटर का, शंट का, डिफरेंशियल का, कॉम्युलेटिव। तो मैंने आपको बताया बूस्टर के रूप में हम लोग सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सीरीज। निम्न में से कौन सा जनरेटर सभी भारों पर लगभग स्थिर वोल्टेज देता है? सीरीज, शंट, डिफरेंशियल, कॉम्युलेटिव। तो जो बच्चों आपका शंट जनरेटर होता है इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? अच्छा होता है, इसलिए हम लोग शंट, ठीक है। लंबी दूरी की लाइनों में किस जनरेटर का प्रयोग करेंगे? ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। तो बच्चों ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनरेटर में वोल्टा निर्माण हेतु अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती? सीरीज, शंट, डिफरेंशियल, कॉम्युलेटिव और सेपरेटली एक्साइटेड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं होती है, इसकी फील्ड का एक्साइटेशन हम दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं, ठीक। दो डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में प्रचालित करने हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। समान ध्रुवता, समान टर्मिनल वोल्टेज, समान KW रेटिंग, नन। तो बच्चों समान KW रेटिंग जो है समान नहीं होगी तब भी चल जाएगा, ठीक। दो डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में प्रचालन हेतु आवश्यक शर्त है क्या है? समान ध्रुवता, समान टर्मिनल वोल्टेज, समान KW रेटिंग, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? समान ध्रुवता। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लागू होता है डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में। तो जो डीसी मोटर में क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल लागू होता है, और डीसी जनरेटर में आपका दाहिना नियम। तो इसमें आंसर क्या होगा? डीसी जनरेटर। कम्यूटेटर के खंडों को साफ किया जाता है जल से, रेगमाल से, CTC से, अल्कोहल से। तो कम्यूटेटर के खंडों को साफ करने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व किस कोटि का होता है? 2.5%, 10%, 15%, 20%। तो आंसर क्या होगा? 2.5%।
डीसी जनरेटर में आयरन लॉसेस के प्रभाव से होती है। आयरन लॉसेस, लॉसेस ऑफ इफिशिएंसी, पोटेंशियल लॉसेस, करंट लॉसेस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लॉसेस ऑफ इफिशिएंसी। अब चलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए रिक्वायर्ड एसी सप्लाई फेज, मतलब कितने फेज होने चाहिए? 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अंतर होता है, रेगुलेशन होता है, स्लिप होता है, टार्क होता है, नन। तो बच्चों क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड NS और रोटर स्पीड NR का जो डिफरेंस होता है उसको स्लिप बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन को कहा जाता है इंडस्ट्रियल मोटर, हाई स्पीड मोटर, डीसी मोटर। तो इंडक्शन मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी कहते हैं और इसको इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है? सिंक्रोनस मोटर है, अल्टरनेटर है, इंडक्शन मोटर है। तो सेल्फ स्टार्टिंग आपकी कौन है? इंडक्शन मोटर है। ठीक, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, टार्क की, स्पीड ऑफ रोटर की, नन। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। वो कहाँ होता है? स्टेटर में होता है। कब? जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तब ये उत्पन्न होता है। ठीक, इंडक्शन मोटर पर कार्य करती है ओनली एसी, ओनली डीसी, बोथ, नन। तो इंडक्शन मोटर जो होती है सिर्फ एसी पे काम करती है। ठीक है, इंडक्शन मोटर के फ्रेम को बनाया जाता है कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, कॉपर और नन। तो देखिए कोई भी मोटर होगी उसका फ्रेम हमेशा किसका होगा? कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। ठीक है, इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है कास्ट आयरन, सिलिकॉन स्टील, कॉपर, नन। तो स्टेटस में क्या होगा? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाएगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है NS = 120 F/P, NS = 60 F/P, NS = 100 F/P। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडक्शन मोटर को कहा जाता है एम्पलीफायर, डायनेमिक ट्रांसफार्मर, कन्वर्टर, रेक्टिफायर। इंडक्शन मोटर को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। एक प्रेरण मोटर में उत्पन्न रोटर करंट की डायरेक्शन द्वारा निर्धारित की जा सकती है लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, इंडक्शन लॉ से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, मोटर में क्या होता है? हमेशा लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन AC ओनली, DC ओनली। तो बच्चों क्या होता है? हमेशा AC पे ये काम करती है। क्या कह रहा है? विच कंपोनेंट जनरली हैज़ बीन मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील, स्टेटर कोर, बेयरिंग, शाफ्ट, नॉन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टेटर कोर जो होती है हमेशा सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। फ्रेम क्या है? कास्ट आयरन का बनेगा। इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग डैश डैश के कारण होती है, हाई लोड्स के कारण, कम वोल्टेज आपूर्ति के कारण, ड्यू टू हार्मोनिक्स के कारण होती है, और मशीन की गलत बनावट। तो हार्मोनिक्स के कारण क्या होती है? क्रॉलिंग होती है। ठीक है, विच इज़ चीप? इनमें से कौन सा सस्ता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बोथ, नन। तो बच्चों स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सस्ती होती है। इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? कम होता है, और इसमें हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर का स्टार्ट डेटा स्टार्टर स्टेटर सर्किट में रेजिस्टेंस आरोपित करता है, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस आरोपित करता है, मोटर की स्पीड की डायरेक्शन बदलता है, स्टार्टिंग में स्टार्टर के लिए प्रयुक्त वोल्टेज कम करना। तो बच्चों इसमें आंसर चौथा सही है। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है वेरी लो होता है, मीडियम होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है। तो स्टार्टिंग में जो इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर क्या होता है? वेरी लो होता है। इंडक्शन मोटर में प्राइमरी का मतलब होता है स्टेटर ओनली, रोटर ओनली, बोथ। तो देखिए प्राइमरी क्या होता है? स्टेटर होता है, और सेकेंडरी क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर चलती है 0.6 पावर फैक्टर पे, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे, 0.8 लीड यूनिटी। तो बच्चों जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है ये आपकी 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे चलती है। एक प्रेरण मोटर में स्टेटर कोर का बना होता है सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग,
माइल्ड स्टील, सॉफ्ट वुड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग। ठीक। आवृत्ति, गति तथा ध्रुवों की संख्या के बीच में संबंध होता है। NS = 120 F/P, NS = 120 P/F, NS = 120 FP। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गति की अवस्था में 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर प्रति घात के समानुपाती होते हैं। स्लिप के, सप्लाई वोल्टेज के, रोटर रेजिस्टेंस के। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप के। ट्रांसफार्मर की तुलना में प्रेरण मोटर के क्षण फ्लक्स ज़्यादा होता है क्योंकि घूमने वाला घूर्णक स्टेटर के मध्य एयर गैप और प्रेरण मोटर के में उच्च फ्लक्स घनत्व नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कमेंट करके आप लोग बताइए क्या होगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक। एक 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा विकसित बलागुण लगभग के समानुपाती होता है। √S के, S² के, S के 1/S के। ठीक है। तो बच्चों क्या होगा? इसमें S के समानुपाती होगा। ठीक है। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के मैकेनिकल लोड को शून्य भार से पूर्ण भार तक बढ़ाया जाता है तो मोटर की शक्ति इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, बिकम यूनिटी हो जाएगी, रिमेंस हो। तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है। जब प्रेरण मोटर द्वारा विकसित बलागुण मैक्सिमम होता है तब रोटर और स्टेटर के बीच में फेज डिफरेंस होता है। 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 30 डिग्री, 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या समानता होती है। 2 होती है, 3 होती है, 0 होती है, 4 होती है। तो देखिए स्क्वायरल केज इंडक्शन में 3 होती है और अल्टरनेटर में क्या होती है? 2 होती है। ठीक। हल्के भारित इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर का प्रकार है यूनिटी, 0, लीडिंग लो, लैगिंग लो। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लैगिंग लो। निम्न मोटरों में से किस मोटर को एक क्रेन प्रचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर हानियाँ डैश में होती हैं। रोटर कोर और टीथ, रोटर और स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर कोर और टीथ, स्टेटर और रोटर। बच्चों आंसर क्या होगा? स्टेटर कोर और टीथ। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क तब देता है जब स्लिप डैश के बराबर होगा R2/X2 के, 0 के, X2/R2 के, यूनिटी। देखिए R2 = क्या होता है? SX2 होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के डोल विधि केवल 2 मोटरों के लिए लागू होता है। हाई पावर रेटिंग, वेरी हाई पावर रेटिंग, स्मॉल पावर रेटिंग, मॉडरेटिंग पावर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्मॉल पावर रेटिंग। बच्चों ये क्वेश्चन जो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 0 लोड टेस्ट पे मोटर शक्ति लेती है। फॉर कोर लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज, फॉर कॉपर लॉसेज एंड विंडेज फ्रिक्शन लॉसेज, फॉर कोर लॉसेज एंड विंडेज फ्रिक्शन लॉसेज नन। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? फॉर कोर लॉसेज एंड विंडेज फ्रिक्शन लॉसेज। समान वोल्टा से उच्च वोल्टा पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रचालन की दशा में इसका पावर फैक्टर होगा टू इंक्रीज, टू रिमेन सेम, टू डिक्रीज नन। तो क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की दक्षता कांस्टेंट होती है, हाई होती है, लो होती है, सम होती है, सेम होती है। तो देखिए जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, उसकी क्या होता है? उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है कम होता है। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लो। ठीक। एक प्रेरण मोटर की तुल्यांकी गति और वास्तविक बीच के अंतर को, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। स्लिप रिंग इज अ मेड ऑफ, ठीक है, एल्युमिनियम की बनी होती, कार्बन की, फास्फोर ब्रॉन्ज की, कोबाल्ट स्टील। तो स्लिप रिंग क्या होती है? फास्फोर ब्रॉन्ज की बनी होती है। चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में एसी सप्लाई देने पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर होगा,
प्रत्यावर्ती होगा, पल्सेटिंग होगा, रोटेटिंग होगा। तो बच्चों क्या होता है? रोटेटिंग होता है, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई से प्राप्त घूर्णी क्षेत्र का मान स्थिर, घूर्णी, प्रत्यावर्ती, स्पंदित। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णी होता है। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर क्या होगा? स्लिप होगा, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का बल आघूर्ण समानुपाती होता है रूट ई स्क्वायर ई और E/2। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर, ठीक है। टार्क इक्वल टू क्या होता है? ठीक, 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है, यूनिटी होता है, 0.8 लैगिंग होता है, 0.8 लैगिंग होता है, 0.8 लीडिंग होता है और 0 लैगिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 0.8 लैगिंग होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन, नन। तो बच्चों क्या होगा? सिलिकॉन स्टील का बना होगा। इंडक्शन मोटर में प्रयोग होने वाली बेयरिंग किस प्रकार की होती है? बुश बेयरिंग, प्लमर ब्लॉक, बॉल बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? बॉल बेयरिंग। प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग करंट और सामान्य करंट के बीच में संबंध है IST इक्वल टू I/2, IST इक्वल टू IST इक्वल टू 2I से लेकर 3I तक, IST इक्वल टू 5I से लेकर 7I तक। तो बच्चों आंसर ये सही है, ठीक है। प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है। इसका लाभ ताप बचत, भंवर धारा आने में कमी, मोटर में शोर कम करना और मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना, ठीक, लॉक होने की कमी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा? मोटर में शोर कम करना एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रेरण मोटर में F आवृत्ति पर विद्युत धारा सप्लाई की जाती है। रोटर प्रेरित धारा आवृत्ति होगी F होगी, F/S होगी, SF होगी, S² F होगी। तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रेरण मोटर के रोटर का प्रतिरोध R2 है, स्लिप S है, S पर रोटर प्रतिरोध होगा R2/S, R2/2। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? R2 रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में विद्युत शक्ति देते समय जब रोटर स्थिर होता है तब स्लिप का मान होगा। देखिए रोटर जब स्थिर होगा तो क्या हो जाएगा? तो 0, 0.5, 0, 1 अनंत। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। NR की वैल्यू 0 हो जाएगी, NS/NS हो जाएगा, तो स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n और तुल्यकालिक गति ns हो तो तब मोटर की स्लिप ns माइनस n, s इंटू 1 माइनस ns, ns/n/ns d, n माइनस ns/n। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर की स्थिर अवस्था में धारा E/2 रूट टाइम्स R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर, E2 अपॉन रूट टाइम्स R2² प्लस X2/S का होल स्क्वायर, E2 इक्वल टू रूट टाइम्स R2 प्लस X2 का होल स्क्वायर D। तो बच्चों ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्लिप पर रोटर प्रेरित EMF X2 SE2 X2/S E2/S। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में S पर विकसित टार्क, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? K/S/E2² अंडर रूट R2² प्लस X2²। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये आपका क्या है? ये रनिंग टार्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये रनिंग टार्क कहलाता है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि रनिंग टार्क किस पे निर्भर करता है। तो ये आपका स्लिप पे करता है, सप्लाई वोल्टेज पे करता है और रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। प्रेरण मोटर में स्लिप पर उच्चतम बलागुण के लिए शर्त है, स्लिप पर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जब TR जो होगा मैक्सिमम कब होगा? R2 इक्वल टू S टाइम X2। बच्चों सीधे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है।
प्रेरण मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? 80 से 90% होती है। प्रेरण मोटर में एयर गैप का मान कम होने पर क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर में सुधार होगा। पावर फैक्टर में क्या होगा? सुधार होगा। शून्य लोड पर पावर फैक्टर होगा। शून्य लोड पर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही है, 0.2 लैगिंग होगा। प्रेरण मोटर में बलागुण स्लिप कर्व की आकृति क्या होती है? आयताकार परवलय होती है। क्या होती है? आयताकार परवलय होती है। ये सब याद कर लीजिए आप लोग। प्रेरण मोटर की आवृत्ति बढ़ाने पर निम्न में से किसमें वृद्धि होगी? ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड। किससे? सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? ns इक्वल टू 120 f/p। इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ns के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रेरण मोटर का शॉर्ट बना होता है। क्या होता है? खोखला, कठोर होता है, स्टिफ होता है। ठीक। प्रेरण मोटर का फ्रेम बना होता है। किसका बना होगा? कास्ट आयरन का। ठीक है। 3 फेस इंडक्शन मोटर का शॉफ्ट बना होता है, ये सिलिकॉन स्टील का। ये सिलिकॉन स्टील नहीं दिया तो कार्बन स्टील सही है। ठीक है, नहीं सॉफ्ट जो होता है कार्बन स्टील का ही बना होता है। सॉरी बच्चों, ये कार्बन स्टील का ही बना होता है। निम्नलिखित में से किस मोटर के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है? किसके लिए अच्छी है? इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है। 3 फेज एसी मोटर को किस प्रकार की सप्लाई से जोड़ा जाता है? ठीक है, तो इसमें आंसर होगा 3 फेज एसी सप्लाई। जब स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी गति क्या होती है? ns इक्वल टू 120 f/p। 3 फेज प्रेरण मोटर का सिद्धांत क्या है? किसके समान है? ट्रांसफार्मर के समान है। 3 फेज प्रेरण का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? ठीक है, रोटर के आधार पर होता है। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन है? इंडक्शन मोटर है। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार होता है, ठीक है, आयताकार। आयताकार नहीं होता है, खोखला बेलन होता है। क्या होता है? खोखला बेलन। प्रेरण मोटर का स्टेटर में से किसके समरूप होता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? अल्टरनेटर के। ठीक। प्रेरण मोटर में स्टेटर पे वाइंडिंग में 3 फेज डिफरेंस होता है, 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग होती है, 0 होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती है? पीतल। ठीक है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या होती है? महंगी। ठीक है, स्क्वायरल केज सस्ती होती है, महंगी होती है। स्लिप के 0% में होने पर इंडक्शन मोटर की गति क्या होगी? बच्चों क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी। ठीक है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप का मान क्या होता है? 1 होता है। वहाँ पे एनआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो ns इक्वल टू 1। इंडक्शन मोटर की गति समकालिक गति के समान होगी जब स्लिप का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप है, यह है आपका 3% से लेकर 5%। इंडक्शन मोटर में शून्य भार स्लिप मान होता है 1 से कम, 100%, 50%, 0, तो 1 से कम। इंडक्शन मोटर में I0 का मान क्या होता है? 30% से लेकर 40% ऑफ फुल लोड करंट। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? 2 से 5%। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी HP तक की मोटर में प्रयोग होता है? 20 HP से ऊपर की मोटरों में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क और स्लिप के संबंध होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आमतौर पर किस प्रकार की मोटर के लिए उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ये होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, ये होता है 3 HP से लेके 5 HP। ठीक है, तो इन्होंने 5 HP से कम लिखा है, मतलब 3 HP से लेके 5 HP तक होता है। निम्न में से कौन सा स्टार्टर मोटर को स्टार्टिंग में अपनी पूर्ण गति से चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है? डोल स्टार्टर। कौन सा? डोल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट से कौन सी हानियाँ निकालते हैं? ब्लॉक रोटर जो होता है ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? कॉपर लॉसेज निकालेंगे और ओपन सर्किट से आयरन लॉसेज।
ब्लॉक रोटर टेस्ट में स्लिप का मान होगा 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे एनआर का वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 3 फेज प्रेरण मोटर में विकसित टार्क किसके समानुपाती होता है, v² के समानुपाती होता है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में विकसित टार्क किसके समानुपाती होता है, v² के। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² होता है, तो इसमें आंसर ये सही है, ठीक। सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है, लो, ठीक। जनरेटिंग मोड में प्रेरण मोटर की गति क्या होगी, तुल्यकालिक गति से अधिक, तुल्यकालिक गति से बराबर, तुल्यकालिक गति से कम। तो जनरेटिंग मोड में क्या होगी, तुल्यकालिक गति से अधिक। स्टार्टिंग के समय स्क्वायरल केज मोटर को स्टार्ट क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि फेज वोल्टेज को कितना तक कम किया जा सके। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज लाइन का 1/3√3 गुना, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर मैकेनिकल पावर तथा एयर गैप पावर में रिलेशन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या पहला सही है, PG रेशियो PCU रेशियो PM = 1 रेशियो S रेशियो 1 - S होता है, इसको याद कर लीजिए। प्रेरण मोटर में सर्किल डायग्राम से ज्ञात किया जाता है पावर फैक्टर, स्लिप, इफिशिएंसी, पावर। तो इससे सभी हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, सर्किल डायग्राम से हम लोग क्या नहीं ज्ञात कर पाते हैं, फ्रीक्वेंसी। निम्न में से रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है, DC मोटर, अल्टरनेटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड का परिणाम होता है पहला सही है, φm का 1/1.5 गुना, मतलब FR = φR = होता है 1.5 φmax या 3/2 φmax। यदि प्रेरण मोटर का रोटर खुला परिपथ हो जाए तो रोटर क्या होगा, रोटर नहीं चलेगा, ठीक। प्रेरण मोटर की खोज किसने की, तो टेस्ला ने की थी। प्रेरण मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को में बदलता है, किस में बदलता है, मैकेनिकल में। अच्छी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस के लिए इंडक्शन मोटर होना चाहिए हाई रोटर रेजिस्टेंस वाली, ठीक है। स्टेटर कोर को लैमिनेट किया जाता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। प्रेरण मोटर का रोटर परिपथ प्रचालन स्थिति में हमेशा क्या होगा, बंद रहता है। प्रेरण मोटर की स्लिप नेगेटिव होगी जब NR - NS होगा, ठीक है। रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स के सापेक्ष चाल होती है 0। 3 फेज इंडक्शन मोड समांतर रोटर घूमता है, इसमें आंसर क्या होगा, घूर्णी क्षेत्र की दिशा में, ठीक। प्रेरण मोटर में EMF समीकरण है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, E = 4.44 F/mn। प्रेरण मोटर कहा जाता है इंडस्ट्रियल मोटर। प्रेरण मोटर ये तो हो गया, ठीक है। सर्किल डायग्राम से क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का अनुपात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2A = 2A/A² + 1 वेयर A = R2/X2 होता है। बेरिंग के खराब होने की वजह से मोटर गति से चलने लगेगी, धीमी। लघु परिपथ जांच से शॉर्ट सर्किट से क्या पता चलता है, कॉपर लॉसेस। जब मोटर में स्टार्ट किया जाता है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है, सॉरी, जब स्टार्टिंग होगी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समान होगी, क्या होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समान। यदि एक प्रेरण मोटर का स्लिप का मान 1 है से कम है तो यह पर प्रचालित होगी, क्या होगी, मोटरिंग या जनरेटिंग मोड पे। स्टार डेल्टा में स्टार्टिंग टार्क, फुल लोड टार्क, स्टार्टिंग करंट, फुल लोड करंट और स्लिप के बीच में रिलेशन ये होता है TST/TFL = 1/2 IST/IFL² SF। क्रॉलिंग में क्या होता है बच्चों, आपका स्पीड जो होती है
वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड की 7th हो जाती है, ठीक है, स्पीड कम हो जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा विकसित टार्क किसके बराबर होता है, स्टेटर इनपुट और स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम हानियों के अंतर के बराबर, ठीक। एनएस निर्भर करता है, ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ पोल्स पे, रोटर की लंबाई ए और बी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बेटा इसमें आंसर तो होना चाहिए ए और सी, नंबर, क्योंकि एन एस इक्वल टू क्या होता है, 120 F/P होता है। तो एन एस जो होगा वो फ्रीक्वेंसी के समान हो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें ये दोनों सही है, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ए और सी। कॉगिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, क्रॉलिंग, टीथ लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग, हंटिंग, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, टीथ लॉकिंग। देखिए कॉगिंग कब होती है, जब रोटर के टीथ और स्टेटर के टीथ, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉगिंग, ठीक है। स्टेटर की संरचना होती है वर्गाकार, वलयाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो क्या होती है, वलयाकार होती है। एक 4 पोल ध्रुवी एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री निम्नलिखित के बराबर होगी, 180, 720, 360, 1080। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, ठीक। पोल आपके कितने दिए हैं, 4, और बाई 2 मतलब 2 हो जाएगा, और थीटा मैकेनिकल हम लोग 360 लेते हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 720 आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 720। एक प्रेरण मोटर में उत्पन्न रोटर करंट की दिशा के द्वारा निर्धारित की जा सकती है, लेंज के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और प्रेरण। तो देखिए मोटर की बात हो रही तो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा कंपोनेंट आमतौर पर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, बेयरिंग, सॉफ्ट, स्टेटर कोर, नन। तो बच्चों स्टेटर जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग के कारण होता है, ठीक है। मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है, क्रॉलिंग कारण होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सस्ता है, तो इसमें से आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो है वो क्या होगी, सस्ती होगी। एक प्रेरण मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टेटर सर्किट में रेजिस्टेंस आरोपित करता है, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, प्रारंभ में स्टेटर के लिए प्रयुक्त वोल्टेज कम करना, ठीक है। चलिए कुछ अल्टरनेटर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटर की रेटिंग होती है BHP में, HP में, KVA में, KW में। KW में आपका DC जनरेटर हो गया, HP में आपकी मोटरें हो गई, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, KVA।